सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सम रेगुलर इन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसमें पहला हमने लिया क्या लिया पहला हमने पहला लिया कि रॉड है, और फिर ऐसे सर्कुलर डिस्क, सॉलिड और होलो स्फेयर, सॉलिड और होलो सिलेंडर, सॉलिड कोन, होलो कोन, सर्कुलर कोन, ट्रायंगुलर लैमिना और द स्केलिन ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर लैमिना, स्क्वायर और रैम्बस। ऐसे हमने कुछ इम्पोर्टेंट शेप लिए जिनका हमको देखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है। तो अगर हम रॉड की बात करें तो रॉड बेसिकली आप देखते हैं तो कैसा होता है, तो कुछ ऐसे इस शेप का होता है रॉड, ऐसे रॉड होता है। और रॉड में आप क्या देखते हैं कि लेंथ ज़्यादा होती है उसकी मोटाई के रेस्पेक्ट में, या कह सकते हैं विड्थ के रेस्पेक्ट में। तो अगर रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें और यूनिफॉर्म रॉड है, रॉड कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रॉड है ये। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्मली है, कहीं पर भी वो पतला या मोटा नहीं है। हर एक जगह पर चाहे जहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन एरिया पर हम बात करें तो उसकी जो रेडियस हो वो सेम मिले, और नंबर ऑफ पार्टिकल हर एक क्रॉस सेक्शन पर, हर एक पॉइंट पर सेम मिले, तो उसको हम यूनिफॉर्म रॉड बोलते हैं। तो ऐसे रॉड का अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो कहाँ पर होता है इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मैं यहाँ पर इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको लिख देता हूँ। कहाँ पर होगा इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मिड पॉइंट ऑफ रॉड होगा। कहाँ पर होगा, मिड पॉइंट ऑफ रॉड पर होगा, मिड पॉइंट ऑफ रॉड पर होगा इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट ऑफ रॉड कैसे होगा, तो ये रॉड है सपोज कर लो, तो रॉड का मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, अगर इसकी लेंथ जो है वो L है, इसकी लेंथ क्या है, L है, तो मिड पॉइंट इसका कहाँ पर होगा, L/2 पर होगा। मिड पॉइंट इसका कहाँ होगा बेटा, L/2 पर होगा, तो मिड पॉइंट इसका L/2 पर होगा। इट मीन्स दैट कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा ना, वो इस रॉड का कहाँ पर होगा, ये L/2 पर, यहाँ पर, और L/2 यहाँ पर, यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जिसे हम G से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी रॉड का उस अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके मिड पॉइंट पर होगा। ठीक है बेटा। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क कैसे बनता है, मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करता हूँ। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है आपका सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क की क्या कंडीशन होती है कि बीच में भी इसमें मास रहता है। आप पहले के टाइम पर सीडी वगैरह आप देखे होंगे, कंपैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, तो उसका ऐसे बीच में भी मास होता है, ये बीच में मास होता है जिसको पतली चक्की के तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बीच में इसका यहाँ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम बोलेंगे कैपिटल G, जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यहीं पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। कहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा। अब ये ज्योमेट्रिक सेंटर कैसे आप निकालेंगे, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर पता करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसके सेंटर से होते हुए आप परपेंडिकुलर दो लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको आप डायमीटर बोलेंगे। तो ये डायमीटर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है यही इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। तो किसी भी सर्कुलर डिस्क का अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो उस पर आप डायमीटर का दो क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे एकदम परपेंडिकुलर, इस तरीके जैसे हमने ड्रॉ किया है।
तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सर्कुलर डिस्क मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सर्कुलर डिस्क का लिखना चाहते हैं तो इसका क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे आप, तो इसका भी ज्योमेट्रिक सेंटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका, ज्योमेट्रिक सेंटर लिखेंगे। तीसरे वाले को हम देखते हैं, थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, तो थर्ड वाला हमारा है सॉलिड और होलो स्फेयर। सॉलिड एंड होलो स्फेयर, तो सॉलिड और होलो स्फेयर कैसे बनेगा, तो ये मेरे पास एक स्फेयर हो गया और ये है हमारे पास सॉलिड स्फेयर, और एक स्फेयर है, सपोज कर लो कि ये जो स्फेयर है दूसरा वाला है, ये वाला होलो है, सपोज कर लो ये वाला होलो है। अब मास तो हम दिखा नहीं सकते हैं उसमें, 3 डायमेंशनल है तो, और ये जो है जिसमें हमने ऐसे बनाया है ये कैसा है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो आप सॉलिड स्फेयर लें या होलो स्फेयर लें, दोनों से आप सरफेस से होते हुए बिल्कुल दूसरे सरफेस पर ऐसे मतलब एक लाइन ड्रॉ करें, तो कहीं से भी लाइन ड्रॉ करें, या आप ऐसा करें कि किसी एक कीली को लें या किसी भी चीज़ को लें और इधर से इसमें परपेंडिकुलर होल करते हुए आप इधर निकाल दें, और ये जिस भी किसी कील या किसी को आप एक साइड से दूसरे साइड में निकाल रहे हैं वो बिल्कुल क्या करें कि इक्वली 2 पार्ट में इस होलो स्फेयर को डिवाइड करें, इक्वली 2 पार्ट में होलो स्फेयर को डिवाइड करें, या इधर इसको जहाँ से भी निकाल रहे हैं इक्वली इधर का हेमी स्फेयर इधर के हेमी स्फेयर के वॉल्यूम के जस्ट इक्वल हो, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो आपने डिवाइड किया है 2 पार्ट में इस स्फेयर को बिल्कुल एकदम इक्वली डिवाइड किया है। और अगर ऐसे इधर से भी आप करें तो भी वो ऐसे मतलब इक्वली हेमिस्फेयर में ही डिवाइड हो, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इस बात को हम लिखेंगे कैसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लिखेंगे कैसे, तो हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेयर लिखेंगे इस बात को, यानी कि इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेयर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेयर लिखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेयर लिखेंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसका भी हम लिखेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेयर। क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेयर लिखेंगे इसका, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो है वो है सॉलिड और होलो सिलेंडर। सॉलिड और होलो सिलेंडर, तो हम सॉलिड और होलो सिलेंडर देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है सॉलिड और होलो सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसे बनता है, तो सिलेंडर बनाना तो बहुत ही आसान है, आप लोग जानते भी होंगे सिलेंडर कैसे बनता है। ये है गया सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर। बीच में इसके कोई मास नहीं है, मास बीच में अब्सेंट है इसके बीच में, केवल इसके पास ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ये होलो हो गया, ये क्या हो गया, होलो सिलेंडर हो गया, होलो सिलेंडर हो गया। और जब आपके पास बीच में भी मास हो और बीच में भी मास हो, यहाँ पर भी मास एग्जिस्ट करने लगे, बिल्कुल ये सब पूरा मास से भरा हुआ हो, तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम सॉलिड सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड सिलेंडर बोलते हैं। लेकिन याद रहे ये सारे केसेस हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के लिए कर रहे हैं, जिसमें मास हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देखेंगे कि इनका जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चाहे वो इसका हो होलो सिलेंडर का हो,
चाहे वो सॉलिड सिलेंडर का हो, दोनों केस में मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर पर होता है। मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर पर होता है। कहाँ पर होता है? मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर पर होता है। एक्सिस ऑफ सिलेंडर पर होता है। अब ये मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या है, इसको हम जरा देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा, ये क्या है, ये सिलेंडर का हमारा एक्सिस है। क्या है ये? एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है। और अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और दोनों ही इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस हैं, दोनों ही इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस हैं। तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, यही है जहाँ पर इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो किसी सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करने के लिए आप उसके डायमेट्रिकल एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करें और उसके एक्सिस पर इस तरीके से एक एक्सिस पर भी आप एक लाइन ड्रॉ करें, तो बोथ लाइन आर इंटरसेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होलो सिलेंडर और द सॉलिड सिलेंडर, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर अब हम लोग इस फोर्थ वाले केस में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर फोर्थ वाले केस में? मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो इस तरीके से सॉलिड और होलो सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट पर हमने लिया है सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा। तो कोन कैसे बनता है? ये आपका एक सॉलिड कोन है। और मैं आपको बता दूं, सॉलिड कोन, आपने जोकर की टोपी देखी हुई है। सॉलिड कोन में आप जोकर की टोपी आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। इस तरीके से होते हैं, बावर्ची लोग ऐसे पहने हुए होते हैं टोपी। तो आप अगर इसको देखें कि सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन का मतलब है कि अंदर मटेरियल इसके ऐसे भरा हुआ है, ये मटेरियल पूरा भरा हुआ है, पूरा मटेरियल भरा हुआ है। तो ये वाली जो है ना, ये जो मतलब सॉलिड कोन है, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन तो है, मास डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं है। कि आप देखेंगे यहाँ पर मास कुछ कम है, यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन पर मास कुछ और ज़्यादा है, इस क्रॉस सेक्शन पर मास कुछ और ज़्यादा है, यहाँ पर मास कुछ और ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मास सबसे ज़्यादा है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पर आप चेक करते हैं तो मास जो है वो क्या होता है कि चेंज हो रहा है। यहाँ मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन मास डेंसिटी हर एक पॉइंट पर सेम होता है, ये बात याद रखना आप। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, देखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कहाँ पर होगी। तो ऐसे मटेरियल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो सॉलिड कोन है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, तो याद रखना एट अ हाइट h/4 फ्रॉम द बेस, यहीं पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कि अगर इस कोन का, सॉलिड कोन की हाइट हमने स्मॉल h मान ली, क्या मान ली? स्मॉल h, यानी कि हाइट ऑफ द कोन इज स्मॉल h, एंड दिस इज द बेस ऑफ द कोन, दिस इज द बेस ऑफ द कोन, एंड दिस इज द टॉप ऑफ द कोन, ये टॉप ऑफ कोन है। तो यहाँ पर इस हाइट को आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। तो इस बेस से जिस किसी भी पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस किसी भी पॉइंट, जो कोई भी पॉइंट मिलेगा वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जैसे ये है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट h/4 है। तो यही पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यही पॉइंट इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यही पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। याद रखना ये पॉइंट हमने कहाँ से
कैलकुलेट किया है, ये पॉइंट बेस से हमने कैलकुलेट किया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमने लिख दिया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। ठीक है बेटा। एट अ हाइट h/4 फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस। तो इस वाले केस में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लिख सकते हैं? इस वाले केस में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख सकते हैं होल सॉलिड कोन के केस में कि एट अ हाइट h/4 फ्रॉम द बेस, ये लिख सकते हैं। अब 6th नंबर हमारा है होलो कोन। क्या है? होलो कोन। ठीक। अब होलो कोन क्या है कि बिल्कुल वो कोन जैसा ही है, जैसे इससे पहले हमने करवाया वो कोन जैसा ही है बेटा, लेकिन बस जहाँ यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि इनसाइड द कोन मास इज absent। मास क्या है? absent है, मास है ही नहीं। बिल्कुल स्केलेटन है लेकिन मास अंदर में नहीं है। जब मास अंदर में नहीं है तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि अब इस कोन की हाइट जो है स्मॉल h ही है और ये बेस है और ये हमारा टॉप है कोन का, ये टॉप है कोन का। तो अब यहाँ पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर देखेंगे तो इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलती है वो एट अ हाइट h/3 फ्रॉम द बेस होता है बेटा, फ्रॉम द बेस होता है। ठीक है। एट अ हाइट h/3 फ्रॉम द बेस होता है, लेकिन ऑन इट्स एक्सिस ही होता है, ये भी याद रखना, ऑन इट्स एक्सिस ही होती है। जैसे मैं कहूँ कि इस कोन की एक्सिस क्या है तो आप तुरंत बोलोगे कि इस कोन की एक्सिस ये है और डायामीटर पर ऐसे ड्रॉ कर लें ऐसे, तो इस कोन की एक्सिस क्या है? यही है, ये है इस कोन की एक्सिस। और इस एक्सिस पर हम h/3, इस एक्सिस पर हम क्या चलें? h/3 चल दें। कितना चल दें? h/3 चल दें। कहाँ से चलें? फ्रॉम द बेस से चलें, बेस से चलें। तो एक पॉइंट मिलेगा जिस पर इस कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी और उस पॉइंट को G से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और उसे कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा। तो इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एट अ हाइट h/3 फ्रॉम द बेस। तो इस वाले केस में होलो सिलेंडर के केस में हम लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एट अ हाइट h/3 फ्रॉम द बेस। ठीक है बेटा, इतना हम लिख सकते हैं। आगे हम लोग 7th वाला लेते हैं, सर्कुलर। अब सर्कुलर रिंग अगर हम देखें तो सर्कुलर रिंग कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से सर्कुलर रिंग बनता है, लेकिन सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि सर्कुलर डिस्क में बीच में मास होता है, यहाँ पर मास होता है, लेकिन सर्कुलर रिंग में बीच में यहाँ मास नहीं होता है, यहाँ पर मास होता ही नहीं है, यहाँ पर मास absent है, मास है ही नहीं। मास क्या है? absent है। तो मास जब यहाँ पर नहीं है, मास यहाँ पर नहीं है, तो फिर हमने एक केस करवाया था इससे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पार्ट नंबर 2 में, और केस नंबर 3 था कि ये ज़रूरी नहीं है। केस नंबर 3 था या 2 था? केस नंबर 2 था। हमने ये करवाया था केस में कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विथ इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करे किसी मटेरियल का वहाँ पर आपकी क्या हो? बॉडी का मास हो। ऐसी जगह पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है जहाँ पर मास ना हो, और रिंग उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसका जो एग्जाम्पल है वो रिंग है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर है। कहाँ पर है? सेंटर पर है, या सेंटर ऑफ रिंग पर है, सेंटर ऑफ रिंग पर है। ठीक है। सेंटर ऑफ रिंग जो है
पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्या है ये, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन केस देखो क्या है कि यहाँ पर कोई मास है ही नहीं, नो मटेरियल आर फाउंड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दो नो मटेरियल आर फाउंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ कोई मटेरियल है ही नहीं। इस सेकंड नंबर केस का ये एग्जाम्पल है। तो याद रखना कि अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपको निकालना भी है तो आपको करना क्या है कि आप इसका डायमीटर ड्रॉ कर दो और दोनों परपेंडिकुलर डायमीटर जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज द ज्योमेट्रिकल पॉइंट, या हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ रिंग, और यही सेंटर ऑफ रिंग ही क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अब हमारा सेंटर सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या लिख सकते हैं, तो इसका हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ रिंग, क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ रिंग लिख सकते हैं। और मेरा अब नेक्स्ट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है वो है 8 नंबर, ट्रायंगुलर लैमिना और द स्केलेन ट्रायंगल। देखो बेटे क्या है ये, ट्रायंगुलर लैमिना का मतलब हो गया कि कोई भी शेप का इस तरीके से कोई एक है, मतलब ये शेप है तो उसको हम ट्रायंगुलर लैमिना बोलेंगे। और स्केलिन ट्रायंगल का मतलब हो गया कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों आर्म ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब तीनों आर्म एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसका लेंथ अगर x है तो इसका y है तो इसका z है। तो कह रहा है इन दोनों में से किसी भी शेप की अगर आपको कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे या कहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। कहाँ पर होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, यहीं पर इसका होगा। अब ये द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस क्या है, तो आप इस वाले कॉर्नर से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, इस वाले कॉर्नर से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, इस वाले कॉर्नर से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। ये जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो वो पॉइंट है जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यही इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेटा। अब इस तरीके का जो 3 आर्म से घिरी हुई कोई भी शेप होगी, उस शेप का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाहें तो यही आपको मेथड हर एक में लगाना होगा। क्या लगाना होगा कि इससे इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, इससे इस वाले शेप पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। तो जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करते हैं, यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पॉइंट को कैपिटल जी नाम दे देंगे। तो ये पॉइंट बेसिकली कहाँ पर है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस पर है। मीडियंस का मतलब ये है मीडियंस इसका, और ये इसका मीडियंस है, और इस वाले आर्म का ये मीडियंस है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर लैमिना, या हम कह सकते हैं कि जो स्केलेन ट्रायंगल है उसका कहाँ पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप ये बता सकते हैं कहाँ पर है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस पर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, यहाँ पर होगा इसका। अब हमारे पास लास्ट में है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर लैमिना, स्क्वायर और द रैम्बस। इसका हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है। तो बेटे जितने भी इस तरीके के शेप होते हैं जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, ऐसे 4 आर्म होते हैं, कोई भी जो शेप हो जिसमें 4 आर्म हो इस तरीके के, या फिर ऐसे स्क्वायर टाइप के ही हों, ठीक है, ये स्क्वायर टाइप के ही हों,
किसी भी तरीके का जो ये शेप हो, रेक्टेंगुलर लैमिना हो, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, ये किसी भी शेप के जो होते हैं, इन सारे शेप का जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना होता है वो एक ही लाइन से कैलकुलेट हो जाएगा, जो क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। बस यही आप, जिसमें भी चार कॉर्नर दिखें आपको, 1 2 3 और ये 4, जिसमें भी दिख जाए ऐसे, बस आपको क्या करना है कि उनके एक कोण से दूसरे कोण पर आपको डायगोनल ड्रॉ कर लेना है, और इस तरीके से डायगोनल ड्रॉ कर लेना है। और डायगोनल जहाँ कहीं पर भी इनको इंटरसेक्ट करता है, ये चाहे आप इस वाले में ले लें, ये इस तरीके से किसी में भी ऐसे आप जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस तरीके से, और यहाँ वाले में भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर में भी आप ड्रॉ कर लें ऐसे। तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है सबका, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल का, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही सब का जो हम जी लिख रहे हैं, यही इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यही क्या है, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यही इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली कुछ ऐसे ये इम्पोर्टेंट शेप थे जिनके हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर रहे थे अभी। आई होप ये सारे जितने भी शेप हमने एक्सप्लेन किया, इन सब की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको समझ में आई होगी। और लास्ट वाले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, लास्ट वाले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लिख सकते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायगोनल, ठीक है। तो इस तरीके से, अरे गड़बड़ हो रहा है, इस तरीके से आप इन कुछ इम्पॉर्टेंट शेप हैं जिनके आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इन सब चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमने कुछ इम्पॉर्टेंट इन्हीं शेप का करवाया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। और आई होप ये आपको समझ में आया भी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।